हेलो और नमस्ते, आप सभी का स्वागत है ऑन दी अनस्टॉपेबल्स। मेरा नाम प्रतीक नायक है। आज 2 अक्टूबर के दिन हम लोग मिल रहे हैं। 2 अक्टूबर दो महानुभावों का जन्मदिन भी है, तिथि है दोनों की। एक हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा के साथ भारत को ग्रीन रिवॉल्यूशन से लेके 1965 की जंग में पाकिस्तान के सामने हमारी जो लड़ाई हुई थी उसमें नेतृत्व दिया। और दूसरे महानुभाव को हम महात्मा गांधी के नाम से पहचानते हैं। आज के इस स्पेशल सेशन के अंदर हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे, व्हाट वुड हैव बीन द कोर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हैड इट नॉट बीन द प्रेजेंस ऑफ गांधी। अगर गांधी नहीं होते तो भारत की आजादी का आंदोलन किस तरह से होता। यूपीएससी ने इसके ऊपर एक पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है। शास्त्री जी के ऊपर भी एक सेशन लेंगे अगले कुछ दिनों के अंदर। विल ट्राई टू टेक अ सेशन ऑन शास्त्री जी एज वेल कि उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है आजाद भारत के अंदर। आज एक ओपिनियटेड सवाल है क्योंकि इंडियन हिस्ट्री के ऊपर डिबेट हुई है, बहुत सारे डिस्कशंस हुई है। कुछ लोगों का ये मानना है कि गांधी जी के आगमन के कारण ही भारत को स्वतंत्रता मिली है। अगर नेशनल मूवमेंट के अंदर गांधी नहीं होते तो शायद भारत को जो स्वतंत्रता है, एक तरह की जो फ्रीडम हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं फ्रीडम मूवमेंट के रूप में, वो शायद नहीं हो पाती। तो इसी मुद्दे के ऊपर ये डिबेट है। एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस का ये मानना है कि गांधी जी के आगमन के कारण ही इंडियन नेशनलिज्म का चैनलाइजेशन हुआ है। दूसरे ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस कह रहे हैं कि देखो, आज़ादी मिलना यानी कि भारत की जो स्वतंत्रता है वो अनिवार्य थी, यानी कि ब्रिटिश आज नहीं तो कर भारत को डीकोलोनाइज करके जाते। जिस तरह से डीकोलोनाइजेशन होता, खैर उसके ऊपर एक जटिल प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इन्हीं मुद्दे के ऊपर आज के हमारे सेशंस के ऊपर एक डिबेट है। यहाँ आप के साथ मैं इसी तरह से डिस्कशंस करते हुए ये वीडियो को और ये सेशन को समझाने की कोशिश करूंगा कि व्हाट वुड हैव बीन द कोर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड इट नॉट बीन द प्रेजेंस ऑफ गांधी, विदाउट महात्मा गांधी, विदाउट मोहनदास करमचंद गांधी। तो आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आप अपने वीडियो की लेंथ, आप अपनी जो भी तैयारी है उसके अंदर आप करते रहिए। इनफैक्ट आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हो तो जरूर से हमारे साथ जुड़िए ऑन अनअकैडमी। ये मेरी प्रोफाइल है, आपको क्यूआर कोड दिख रहा होगा, ये क्यूआर कोड को जरूर से स्कैन कर दीजिएगा। यू विल गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ माय क्लासेस। इंटरेस्टिंगली अनअकैडमी आपके लिए सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप लेके आया है, यूसीएससी, जहां इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेटेड टेस्ट कंडक्ट किया जा रहा है। स्कॉलरशिप टेस्ट है, इसके अंदर जरूर से अपीयर करिएगा। इसमें आपको प्राइजेस भी मिलेंगे और बहुत सारे आपको ऑफर्स मिलेगी, जहां अनअकैडमी आपको यूपीएससी की तैयारी कराएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक अवेलेबल है। ये जो नेक्स्ट यूसीएससी है 6 अक्टूबर को होने वाली है, इसके अंदर जरूर से पार्टिसिपेट करिए। इसके सिवा आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो जरूर से जुड़िए ऑन द अनअकैडमी एप्लीकेशन। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, मैं और मेरे साथीगण आपको यूपीएससी की तैयारी कराएंगे। बहुत ही फंडामेंटल और बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है हमारे पास, ये आपको हेल्प करेगी इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। तो इसका लाभ उठाइएगा। नई बैचेस के अंदर भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन की खासियत ही ये है कि एक सब्सक्रिप्शन से ही आप पूरी की पूरी जितनी भी बैचेस है, नई पुरानी रिकॉर्डेड, ये सब कुछ आप कवरेज मिल जाएगा। हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश के अंदर भी आपको बैचेस कंडक्ट कराई जाएगी। खैर, हम लोग चलते हैं आज के क्लास के ऊपर और डिस्कशन का मुद्दा है, व्हाट वुड हैव बीन द कोर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हैड इट नॉट बीन द प्रेजेंस ऑफ गांधी। गांधी नहीं होते तो भारत की आजादी का आंदोलन किस तरह से चलता। ये मुद्दा बड़ा जटिल है, बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसके ऊपर अलग अलग लोगों की ओपिनियंस है। जैसे एक हिस्ट्री के अंदर ओपिनियन ली जाती है कि भाई, भारत को स्वतंत्रता गांधी के द्वारा ही दिलाई गई थी, या गांधी जी आधारित नेतृत्व के अंदर ही भारत को स्वतंत्रता मिली है। इसके ऊपर भी बहुत सारे ओपिनियंस है, हिस्टोरियंस के, स्कॉलर्स के, एक्सपर्ट्स के, इवन उस टाइम की जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उनके द्वारा भी, जिनका ये मानना है कि इट वाज नॉट गांधी दैट लेड टू द इंडियन इंडिपेंडेंस, बट इट वाज द अदर फोर्सेस ऑफ द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। अदर फोर्सेस के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमें सुभाष बोस भी देखने को मिलते हैं और भी क्रांतिकारियों का योगदान आपको मिलता रहेगा। तो ये सवाल यूपीएससी के अंदर भी आया था कि भारत की आजादी का आंदोलन किस तरह से निकल के आया, जब अगर गांधी नहीं होते तो क्या होता सर। ठीक है, तो अगर ये मुद्दे को अगर हमको समझना है, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट कुड हैव बीन द कोर्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड इट नॉट बीन द प्रेजेंस ऑफ गांधी, तो हमें उसके लिए जाना पड़ेगा गांधी कब आए और गांधी के आगमन के पहले भारत की परिस्थिति कैसी हुआ करती थी। तो आप सभी को पता होगा कि गांधी का जन्म 1869 में 2 अक्टूबर के दिन हुआ था, पोरबंदर नाम की जगह के अंदर, राइट। और वहां से ही हमें यह पता चलता है कि गांधी 1888 तक आते आते लंदन पढ़ने गए और उसके बाद वापिस आए इंडिया में, और देन ही गोज टू अफ्रीका। 1893 में अफ्रीका गए और तकरीबन तकरीबन 1915 तक अफ्रीका में रहे। 22 साल उनकी पूरी जर्नी रही है अफ्रीका के अंदर। बड़ा लंबा ड्यूरेशन है। इनफैक्ट इस दौर में इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। बाय दैट टाइम द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड ऑलरेडी कम इनटू द पिक्चर।
और इंडियन नेशनल मूवमेंट जो इस दौर के अंदर निकल के आया था, उसकी खासियत ये थी कि उसमें 3 प्रकार के समूह हुआ करते थे। बिफोर गांधी मैं बात कर रहा हूँ कि बेसिकली क्या परिस्थिति थी 1915 के पहले। जैसे एक ग्रुप था मॉडरेट्स का, जो मेरे पीछे आप देख रहे हो, गोपाल कृष्ण गोखले का एक फ़ोटो भी लगवाया हुआ है हमारे द्वारा। ये जो मॉडरेट्स का ग्रुप हुआ करता था, बड़ा इंटरेस्टिंग ग्रुप है, क्योंकि मॉडरेट्स के ग्रुप की पूरी की पूरी जो आइडियोलॉजी है, जो दर्शन है, वो ये इस तरह से चलती है, जहाँ मॉडरेट्स का ये मानना है मुख्यतः कि हमें प्रेयर्स करनी है, हमें पिटिशंस करनी है, हमें रिज़ॉल्यूशंस पास करना है और हमें ये ध्यान रखना है कि कैसे भी करके हम ब्रिटिश को कभी खफा ना करें। वी शुड नॉट create any kind of bitterness of the Indian community precisely with respect to the British ideology। तो ब्रिटिश के विरुद्ध में नहीं जा रहे थे ये लोग, रिफॉर्म्स मांग करते थे पॉलिटिकल सेंस के अंदर, पर कोई इतना एक्टिव मूवमेंट आपको नहीं मिलेगा जो इनके द्वारा इनिशियली चलाया जा रहा था। वैसी ही कहानी अगर आप देखोगे तो एक और ग्रुप की आपको मिलेगी इंडियन हिस्ट्री के अंदर। वो ग्रुप को हम लोग कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप। ओके, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप, अगर आप मेरे पीछे चेहरा देख पा रहे होंगे तो तिलक का आपको देखने को मिलेगा। तिलक थे, लाला लाजपत राय थे, औरोबिंदो हुआ करते थे, बिपिन चंद्र पाल हुआ करते थे। ये दोनों के दोनों जो 4 लोग हैं बेसिकली, लाल, बाल, पाल और घोष, इन सबों के द्वारा स्वराज की बात की गई थी और ये एक्सट्रीम वे के अंदर थोड़े पैसिव रेजिस्टेंस की जगह एक्टिव रेजिस्टेंस की ये बात कर रहे थे। और एक तीसरा ग्रुप भी था बिफोर द एडवेंट ऑफ गांधी, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट में ऑलरेडी एक अपना फाउंडेशन क्रिएट कर चुका था। वो था रिवॉल्यूशनरीज का, क्रांतिकारियों का ग्रुप। एक ऐसा ग्रुप जो सावरकर जैसे लोग महाराष्ट्र में चला रहे थे। सावरकर बाय द वे गांधी जी को इंग्लैंड में भी मिले थे 1909 के अंदर, कभी उनके ऊपर बाद में डिस्कशन करेंगे। और इस दौर में बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल अप्रोच आपको इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखने को मिलती है। अप्रोच इस तरह से इंडियन हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में देखने को मिलेगी कि ये तीनों ग्रुपिंग्स ऐसे एक दूसरे के एंटेगोनिस्टिक थे। एंटेगोनिस्टिक उसमें एक्सट्रीमिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज के बीच में तो थोड़े भी संबंध अच्छे थे, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट ही मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट को प्रमोट किया करते थे और वहां से ही वी विल सी की क्रांतिकारियों का भी एक ग्रुप निकल के आया था। जैसे बंगाल के अंदर आप देखोगे अनुशीलन समिति हुआ करती थी। तो इस तरह से भारत में जो नेशनल मूवमेंट निकल के आया था बिफोर गांधी एंटर्ड इनटू द पिक्चर, उसमें आपको बहुत सारी फ्रेगमेंटेशन मिल जाएगी। फ्रेगमेंटेशन का परिणाम ये था कि ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के जो लीडर्स हुआ करते थे, अंदर अंदर झगड़े भी हैं। इनफैक्ट एक दफा 1907 की ये घटना है सूरत नाम की जगह में, जहां कांग्रेस की लीडरशिप और ये जो मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की जो लीडरशिप थे, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी। और लड़ाई का परिणाम अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो दिस लेड टू अ ह्यूज फाइट एट सूरत, जिसे हम लोग सूरत स्प्लिट के रूप में पहचानते हैं, जहां कांग्रेस पूरी तरह से बढ़ जाती है। और बंटने का परिणाम ये था कि एक्सट्रीमिस्ट को फिर सरकार ने जेल में डाल दिया था और मॉडरेट लीडरशिप जो थी उसमें ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आप देखोगे दादा भाई नवरोजी इनिशियली हुआ करते थे, दिनशा वाचा हुआ करते थे, फिरोज शाह मेहता जैसे लीडर्स हुआ करते थे, व्योमेश बनर्जी बेसिकली जो कांग्रेस के सबसे पहले प्रेसिडेंट थे, या यो ह्यूम जैसे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, जिनकी जो नेशनलिज्म की परिभाषा थी उसमें कहीं ना कहीं हमको पता चल रहा है कि प्रो गवर्नमेंट अप्रोच बहुत था। तो ये लोग ने कभी मॉडरेट से कभी ऐसा नहीं मांगा कि हमें कोई एक बहुत बड़ा फ्रीडम दे दो या हमें कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल राइट्स दे दो सर, ठीक है। ये छोटी मोटी रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे। आइडियोलॉजिकल अगर आप देखोगे बेस बनाने की कोशिश करें तो मूलतः से भारत में 3 विचारधारा है। एक है मिलिटेंट नेशनलिज्म जो उग्र राष्ट्रवाद था, एक चरमपंथी हुआ करते थे जिसको एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, और एक नरमपंथी थे जो मॉडरेट से। इनफैक्ट 1915 से पहले जब गांधी आए उसके पहले ही इन तीनों ग्रुपिंग्स में से मॉडरेट्स को बाद कर दो, अगर आप मॉडरेट्स को हटा देते हो इन तीनों ग्रुपिंग्स में से, तो मॉडरेट्स को हटाने के बाद 2 ग्रुपिंग्स बचते हैं, राइट, ओके, एक्सट्रीमिस्ट और रिवॉल्यूशनरीज। इन दोनों को ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया था 1915 तक। आते आते जितने भी एक्सट्रीमिस्ट आंदोलन करने वाले लोग थे, उग्र राष्ट्रवाद चलाने वाले लोग थे, उन सबको पकड़-पकड़ के जेलों में डाल दिया। कुछ लोगों को भारत से बाहर जाना पड़ा। आप देखिए सावरकर साहब के साथ 1909 में ये घटना बनी, जहां उनको उठा के अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता है, क्योंकि ही वाज अक्यूज्ड ऑफ बेसिकली मर्डर कॉन्स्पिरेसी, जहां नासिक के कलेक्टर जैक्सन और फिर इंग्लैंड में बैठे-बैठे क्रांति और यूरोप में बैठे-बैठे क्रांति रचने का उनके ऊपर आरोप लगा गया। श्यामजी कृष्ण वर्मा बैठा हुआ करते थे लंदन के अंदर, मैडम भिखाजी कामा हुआ करती थी। आप बंगाल में देखने की कोशिश करोगे अनुशीलन समिति जैसी संस्थाएं हुआ करती थी। इन सबों संस्थाओं का एक आपको लिमिटेशन देखने को मिलता है कि उनको ब्रिटिश सप्रेस कर देते हैं। बहुत सारे कानून पास किए थे मिलिटेंट नेशनलिज्म को रोकने के लिए, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को रोकने के लिए, और काफी लोगों को जेल में डाला और फांसी पे भी लटका दिया। आप अनुशीलन समिति में
अगर आप थोड़ा बहुत जानते होंगे तो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी हुआ करते थे, जिनके ऊपर केस चला दिया गया था। किंग्सफोर्ड नाम के एक जज थे मुजफ्फरपुर में, उनके ऊपर बम डालने का आरोप लगा और उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि एक को फांसी हुई और एक ने सुसाइड कर दिया था। तो ऐसी स्थिति थी भारत में। एक्सट्रीमिस्ट में भी यही हुआ था कि भारत की ज़्यादातर लीडरशिप जेल में चली गई थी। 1908 के आसपास तिलक भी जेल में चले गए, 1914 में वो वापिस आए। औरोबिंदो तो एक्टिव पॉलिटिक्स से ही रिटायर कर देते हैं और बाकी सारे लीडर्स थे जैसे लाला लाजपत राय थे, वो फिर अमेरिका चले गए 1907-8 से बाद। तो इनडायरेक्टली इंडियन नेशनलिज्म को उतना बेस नहीं क्रिएट हो पा रहा था। तो गांधी का आगमन 1915 में हुआ। 1915 बहुत ही लैंडमार्क ईयर है इंडियन हिस्ट्री के लेके। अब देखिए 1915 एक साल के रूप में अगर आप मुझे पूछोगे तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो उसकी इंपॉर्टेंस आपको प्रोमिनेंटली मिलती है विथ रिस्पेक्ट टू गांधी की एंट्री और भारत में 2 आंदोलन की शुरुआत होना सर, ठीक है? गांधी जिस साल आए 9 जनवरी 1915 के दिन, उस दिन हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। उस दौर में वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है, वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका है और वर्ल्ड वॉर 1 के समय पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक डिबेट चली, किसके ऊपर डिस्कशन चली कि क्या करना चाहिए। तो मॉडरेट्स जो कांग्रेस के मुख्य लीडरशिप हुआ करती थी उस दौर में, उन्होंने तो यही कहा कि भई हमें तो सरकार के फेवर में ही जाना चाहिए। तो एक और क्रांतिकारियों का ग्रुप था उस दौर में जो गांधी के कंटेम्परेरी एग्जिस्ट कर रहा था, गांधी जिस साल आए उसी साल, और वो था गदराइट्स। गदराइट्स ने भारत में फरवरी 1915 में एक विद्रोह प्लान किया था। मेरे पीछे अगर आप इमेज देख पा रहे होंगे, लाला हरदयाल साहब की इमेज है। ये गदर आंदोलन को लीड कर रहे थे। गदर पार्टी नाम की एक पार्टी बनाई थी इन क्रांतिकारियों ने अमेरिका में बैठ के, बाय द वे दिस वाज फॉर्म्ड नॉट इन इंडिया बट इन अमेरिका। बट समहाउ इवन व्हेन द गांधी केम इनटू द पिक्चर, गांधी जब पिक्चर में आए, उस समय में ही हमें ये हिंट देखने को मिल रही है कि दे वर ऑल कॉट, इन सबको पकड़ लिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमें ये देखने को मिलेगा कि इनकी जो क्रांतिकारी आंदोलन है उसको पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया। इनफैक्ट कानून पास किया जाता है डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट। वैसे ही एक आंदोलन चल रहा था होम रूल नाम का आंदोलन, होम रूल मूवमेंट कहते हैं। एनी बेसेंट के द्वारा चलाया जा रहा था। एनी बेसेंट ने 1915-16 के बाद ये आंदोलन की शुरुआत की थी, तब गांधी जी का आगमन हो चुका है। पर ये होम रूल भी एक लिमिटेशन था। इनफैक्ट एनी बेसेंट को उस पीरियड में तिलक भी मदद कर रहे थे। गांधी के आगमन के पहले तिलक वाज द नंबर 1 लीडर ऑफ द कंट्री, है ना? भारत के सबसे देशव्यापी और जिनकी पॉपुलैरिटी भी ज़्यादा थी, वो तिलक के ऊपर ही थी। बट आपको ये स्थिति समझ में आ रही है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज गोइंग थ्रू काइंड ऑफ अ फ्लिप फ्लॉप्स, ओके। गांधी के आगमन के बाद स्थिति बदल गई है, पूरी तरह से चीजें बदल गई है। कैसे बदली उसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कशंस करते हैं। अब आप देखिए, गांधी ने आके इमीडिएटली आके कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा नहीं उठाया कि भाई जहां से वो एक मास लीडर के रूप में निकल के आ जाए। गांधी के आगमन से पहले भारत की आज़ादी या भारत की जो कांग्रेस हुआ करती थी, बड़ी बेर-विखेर वाली संस्था थी। मासेस का पार्टिसिपेशन नहीं था। किसान अपने तरफ से विद्रोह कर रहे थे, मज़दूर अपने तरफ से आंदोलन किए जा रहे थे। भारत की आदिवासी जो जनजातीय समूह से जो उनकी कोई रिप्रेजेंटेशन आपको नहीं मिलती है। डिप्रेस्ड क्लासेस जो मूलतः से दबे-कुचले वर्ग है, वंचित वर्ग है, उनके साथ जो जाति आधारित भेदभाव था, टेंपल एंट्री हो गया हो, अनटचेबिलिटी हो गया हो, उन सबको भी एड्रेस करने की आवश्यकता थी, पर कांग्रेस उसको एड्रेस नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस वाज नॉट एबल टू एड्रेस दिस थिंग आउट, ओके। तो गांधी ने कहा कि भाई देखो, इंडियन नेशनल मूवमेंट में हमें नेशन बिल्डिंग भी करनी पड़ेगी। हम ये ऐसा नहीं कह सकते कि एक पॉलिटिकल आंदोलन शुरू कर देंगे और पॉलिटिकल आंदोलन शुरू करने के बाद और राइटली एक बहुत बड़ा राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत हो जाएगी। तो गांधी ने 3-4 मुद्दे के ऊपर काम किया। पहले तो आके लोकल रीजनल मूवमेंट्स को सपोर्ट दिया। जैसे आप देखोगे किसान आंदोलन और मजदूरों के आंदोलन को उन्होंने आधार बनाया। 1915 के बाद जब वो आए तो उन्होंने कोई बड़े राष्ट्रीय आंदोलन में भाग नहीं लेते हैं। 1915 के दौर में होम रूल चल रहा था, तो गांधी जी ने कहा कि भाई देखो, होम रूल इज नॉट द क्योर टू इंडियाज प्रॉब्लम। इंडिया का जो प्रॉब्लम है उसके लिए जो स्वराज की आइडिया है, इनफैक्ट गांधी जी ने हिंद स्वराज नाम की बुक भी लिख दी थी 1909 तक आते आते। तो उनका ये मानना था कि भाई इंडियन स्वराज कैन ओनली बी अचीव्ड इफ यू गो थ्रू द पाथ ऑफ सत्याग्रह सर, ठीक है। नॉन वायलेंस, पीसफुलनेस के बात के ऊपर चले हम, ट्रूथफुलनेस की बात करें, हम सच्चाई के पथ के ऊपर चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। तो गांधी ने कहा कि देखो, अफ्रीका में हम कुछ मेथोडोलॉजी को यूज कर चुके हैं, सिविल डिसोबीडियंस को यूज कर चुके हैं, नॉन कॉपरेशन को यूज कर चुके हैं, अल्टीमेटली मासेस को लिंकअप करना है। तो गांधी को पता है कि भारत की 90%, 95% से ज्यादा जनता गांवों में रह रही है, तो उनके साथ लिंकअप करना पड़ेगा। और इसी के कारण गांधी जब इनिशियली आते हैं सर, ठीक है, तो नेशनल मूवमेंट में ऐसे मुद्दों को उठाते हैं जिसके कारण एक उनकी नेशनल इमेज बननी शुरू हो जाती। इंटरेस्टिंग था, जहां उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि मुझे किसानों को जोड़ना पड़ेगा, मुझे मजदूरों को मेरे तरफ जोड़ना पड़ेगा। शायद इसी का ही परिणाम है कि आप देखोगे तो गांधी जी ने 3 सत्याग्रह किए।
1916-17 में और 1918 तक आते-आते गांधी एक सत्याग्रह करते हैं, चंपारण सत्याग्रह जो किसानों का मूवमेंट था। आप देखिए खेड़ा सत्याग्रह जो अहमदाबाद खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में होता है, वो भी एक किसानों का ही मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। साथों के साथों गांधी अगर आप समझने की कोशिश करें 1918 में अहमदाबाद का मजदूरों का सत्याग्रह करते हैं, इनफैक्ट मजदूरों का आंदोलन करेंगे। देखिए गांधी का एक योगदान या एक कंट्रीब्यूशन हम लोग ज़रूर से इस तरह से देखते हैं कि गांधी वाज़ द पर्सन हू वाइडेंड द नेशनल मूवमेंट, ओके, द बेस ऑफ द नेशनल मूवमेंट। आज़ादी के आंदोलन में जो सामाजिक आधार था जिसमें अलग-अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अब देखो चंपारण के किसान गांधी के आगमन से पहले ही आंदोलन कर रहे थे, पर गांधी के आगमन के बाद एक चीज़ समझ में आई कि गांधी को भी समझ में आई कि इनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, तो अगर मैं आवाज़ उठाऊँगा तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा। तो ये चीज़ बड़ी सिग्निफिकेंट है विथ रिस्पेक्ट टू गांधीज़ एंट्री इन इंडिया। हमें ये चीज़ को इस तरह से देखना चाहिए कि गांधी का आगमन बेसिकली भारत में सामाजिक आधार बना रहा है, नेशनल मूवमेंट को बेसिकली क्रिएट कर रहा है। तो अलग-अलग कम्युनिटीज़ को जोड़ा गया, जैसे किसानों को जोड़ा गया, मज़दूरों को जोड़ा गया, जो पहले अपने हिसाब से आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे। आप देखिए वर्कर्स के द्वारा एजिटेशंस करवाए गए थे 1890s में, 1900s में, राइटिंग हुई थी स्वदेशी मूवमेंट के समय पे। इनफैक्ट गांधी के आगमन के पहले भारत में कोई बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ। एक मूवमेंट हुआ था, वो था आपका स्वदेशी मूवमेंट नाम का मूवमेंट। वो मूवमेंट भी बंगाल और भारत के कुछ विस्तार तक ही सीमित रह गया था। उसमें भी हमें देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे ग्रुप्स जो थे अपने इंटरेस्ट के लिए फाइट कर रहे थे। तो गांधी ने ये चीज़ देखी कि रीजनल इश्यूज़ को कैसे ग्लोबलाइज़ किया जा सकता है, नेशनलाइज़ किया जा सकता है और वहाँ के जो वर्ग है उनको अपने साथ जोड़ा। तो इसमें रीजनलाइज़ेशन टू नेशनलाइज़ेशन का कांसेप्ट है, वो बेसिकली गांधी कर पाए, जो इसके पहले के लीडर हमको नहीं देखने को मिलेंगे। इंटरेस्टिंगली गांधी 1919 में अपनी नेशनल मूवमेंट की बेसिकली जो बेस बना रहे थे, उसमें वो अपनी गलतियों को भी स्वीकारते हैं। इंटरेस्टिंग कहानी आपको बताऊँगा। 1919 में रॉलेट का कानून पास हुआ, अगर आपको पता होगा उसको ब्लैक एक्ट कहा गया इंडियन हिस्ट्री के अंदर और इसके लिए कहा गया है नो वकील, नो अपील, नो दलील। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के आपको पकड़ के जेल में डाल दिया जाएगा। इसको लेके एक बहुत बड़ा सत्याग्रह किया था। गांधी ये सबसे पहला सत्याग्रह करते हैं जिसे हम लोग कहते हैं रॉलेट सत्याग्रह। ये रॉलेट सत्याग्रह के दौर में जब जलियांवाला बाग की हत्याकांड हो गई और बहुत बड़ा वायलेंस हुआ, तो गांधी ने ये सत्याग्रह को वापस ले लिया और अपनी गलती स्वीकारी कि भी देखो पब्लिक हिंसा की या अहिंसा का मतलब अभी तक नहीं समझ पाई है और मेरे से ज़्यादती हो गई। मैंने लोगों को उश्केरा था एक तरह से कि आप सरकार के सामने आंदोलन कीजिए और शायद इसी का ही परिणाम था कि यहाँ हिंसा हुई और सरकार ने उसको सप्रेस किया। गांधी खुद कबूल रहे हैं कि मेरे से हिमालयन ब्लंडर हो गया है। एक बहुत बड़ी गलती हो गई, हिमालय की चोटी से उतनी उतनी बड़ी गलती हो गई हमसे, मेरे द्वारा, कि मैं ये चीज़ को नहीं रोक पाया। तो आप समझ सकते हो कि गांधीयन मूवमेंट और गांधीयन आइडियोलॉजी किस बेसिस के ऊपर चल रही है कि गांधी अब अपनी एक इमेज बिल्डिंग कर रहे हैं और लोगों को जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली जो लोगों की जुड़ने की प्रक्रिया है जो नेशनल मूवमेंट में गांधी के द्वारा की गई, वो 1919-20 के अंदर आपको प्रिसाइसली देखने को मिलती है, जहां हमें पता चलता है कि गांधी जी ने मुस्लिम कम्युनिटी को भी जोड़ा। आप देखिए 1920 के आसपास का ये पीरियड है और भारत में नेशनल मूवमेंट की नाम की या एक बहुत ही मास एजिटेशन नहीं हो रहा था। तो गांधी को लगा कुछ करना चाहिए, वर्ल्ड वॉर 1 अब खत्म हो गया, क्या करेंगे? तो खिलाफत के लीडर्स जब गांधी के पास मिलने आए, अली बंधु उनको खास करके मिलने आते हैं, शौकत अली और मोहम्मद अली। तो इन अली ब्रदर्स ने गांधी को कन्विंस किया कि हमारा एक खलीफा का मुद्दा है, खलीफा का मुद्दा तुर्की के राजा का मुद्दा था, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो। और गांधी ये मुद्दे को कैच कर देते हैं। अब इसको लेके गांधी की आलोचना भी है, क्रिटिसिज्म भी आगे डिस्कस करेंगे कि गांधी मुस्लिम कम्युनिटी को जब वेल्ड करने की बात हो रही थी तो खलीफा जैसे मुद्दे के अंदर जॉइन तो करते हैं, बट वो लॉन्ग टाइम तक नहीं जुड़ पाए। पर खैर वी विल सी कि गांधी ने इसके कारण एक हिंदू मुस्लिम का बेस बनाने की कोशिश की, कम्युनल हार्मनी को क्रिएट करने की कोशिश की। वी विल कम टू नो कि एक मास लीडर के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया। तो आप देखिए कि अगर गांधी नहीं होते तो शायद 1920 में नॉन कॉपरेशन असहकार आंदोलन, असहयोग आंदोलन है वो नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि रिवॉल्यूशनरीज़ तो अब तक ऑलमोस्ट फेज़ 1 वाले सप्रेस हो चुके हैं। एक्सट्रीमिस्ट अब नहीं बचे हैं, मॉडरेट्स की भी पॉलिटिक्स अब लिमिटेड हो चुकी थी, मॉडरेट्स में भी एक नया वर्ग निकल के आया था। तो गांधी इस दौर में एक लीडरशिप दे रहे हैं और मुद्दों को इकट्ठा किया। नॉन खिलाफत या खिलाफत जो मूवमेंट है, उसके साथ नॉन कॉपरेशन, स्वराज का मुद्दा, इन सबको उन्होंने एस्टैब्लिश किया। इंटरेस्टिंगली 1920 में गांधी ने कांग्रेस को भी पूरी तरह से बदला। शायद जो हमें कांग्रेस आज की देखने को मिल रही है, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस के प्रेसिडेंट में चुनाव होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमिटीज़ जो भाषा आधारित चलती है,
गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, वो बेसिकली गांधी के कहने के ऊपर बनाई गई थी। कांग्रेस के अध्यक्ष की जो प्रेसिडेंट है उसकी इलेक्शंस बेसिकली ये सब कुछ गांधी ही करने की शुरुआत करेंगे। तो गांधी एक साइड के ऊपर संस्था को भी बिल्टअप करवा रहे थे। शायद गांधी नहीं होते तो ये सीन भी हमें ना देखने को मिलता। इंटरेस्टिंगली 1922 तक आते-आते आप सभी को पता होगा कि चौरी चौरा नाम की घटना बनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय पे। और ये जो चौरी चौरा की घटना बनती है इसका परिणाम ये रहा था कि एक पुलिस स्टेशन को फूंक दिया गया और इसके बाद गांधी जी ने आंदोलन को सिमेट दिया, राइट। उनकी आलोचना हुई, लोग उनसे काफ़ी खफा हो गए। इनफैक्ट कांग्रेस की जो युवा लीडरशिप थी, सुभाष बोस थे या नेहरू जैसे लीडर्स आपको देखने को मिलेंगे, इन सबों ने तो गांधी की भर-भर के आलोचना की। गांधी इस दौर में भी ये देख रहे हैं कि भई देखो 1920, 22, 30 के दशक में ये जो नया यूथ लीडरशिप आया है उनको भी कांग्रेस की तरफ चैनलाइज़ किया जाए। चैनलाइज़ेशन का मतलब ये है कि उनके मेरे साथ मतभेद हो सकते हैं, पर उनकी इच्छाओं को ध्यान में रख के और एक मिडल पाथ निकाल के लेके आए। इनफैक्ट क्रांतिकारियों का दूसरा ग्रुप निकल के आया था 1922-1930 के बीच में। भगत सिंह देखो, सूर्या सेन देख लो, इन सब लीडर्स का भी ग्रोथ होने की शुरुआत हो रही थी। और इन सभी लीडर्स के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें पता चल जाएगा कि गांधी इनके ऊपर एक मॉरल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे। तो नेशनल मूवमेंट में जितने भी ग्रुप्स थे, वो चाहे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, वो चाहे रिलीजियस ग्रुपिंग हो, वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो, वो चाहे डिप्रेस्ड क्लासेस हो, ऑलमोस्ट हर एक ग्रुपों के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली गांधी का एक इन्फ्लुएंस रहा है। इंटरेस्टिंगली गांधी के आगमन के बाद अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ती है, ना कि कम होती है। वन ऑफ द रीजंस इज द मेथड दैट गांधी एक्चुअली प्रोपोगेटेड, राइट। गांधी के द्वारा जो मेथड यूज की गई थी वो मेथड क्या थी? अहिंसा, सत्याग्रह करना, उपवास के ऊपर बैठ जाना, फास्टिंग के ऊपर बैठ जाना। ये मेथड ने भी बहुत बड़ी एक इम्पैक्ट क्रिएट की। आप समझने की कोशिश करिए कि सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की भारतीय मूल की पहली प्रेसिडेंट बनी। खैर इसके पहले एक महिला प्रेसिडेंट के रूप में वी विल सी एनी बेसेंट हुआ करती थी, पर सरोजिनी नायडू का अध्यक्ष बनना भारत के कोने-कोने तक ये बात पहुंचती है। इनफैक्ट सरोजिनी नायडू गांधी को कन्विंस करती है कि आप स्त्रियों की भागीदारी में बढ़ाने का कुछ काम करिए सर, ठीक है। मूलतः से नॉन वायलेंट रूप से मूवमेंट करवाना, खादी एज ए टूल के रूप में यूज करना, सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करना, इन सब चीजों के कारण वी विल सी कि स्त्रियों की भागीदारी बढ़ी है। तो गांधी के आगमन से पहले स्त्रियों की पार्टिसिपेशन और गांधी के आगमन के बाद 1915-20 के बाद स्त्रियों की पार्टिसिपेशन बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं हम लोग कहते हैं कि वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है। इंटरेस्टिंगली बारडोली सत्याग्रह हो गया हो, सिविल डिसोबीडियंस हो गया हो, इन सबों के अंदर भी आपको पार्टिसिपेशन ज्यादा होती हुई देखने को मिलेगी। गांधी का एक और कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है, वो है ट्राइबल अपलिफ्टमेंट को लेके। आप देखिए भारत की जनजातीय जो समूह है, ट्राइबल कम्युनिटीज थी, वो हमेशा ब्रिटिश के सामने विद्रोह करती रही है। विद्रोह ट्राइबल मूवमेंट्स के रूप में आपको संथाल रिवोल्ट, मुंडा रिवोल्ट, हो रिवोल्ट, आपको कितने सारे रिवोल्ट देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट गांधी के आगमन के बाद भी विद्रोह चालू रहे। मैं आपको एक एग्जांपल देना की कोशिश करूंगा। एक महाशय हुआ करते थे, क्रांतिकारी हुआ करते थे जनजातीय समूह में से, रंपा रेबेलियन उन्होंने किया था। उनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। उनके ऊपर से आरआरआर जो उनका जो कैरेक्टर है उसके ऊपर से आरआरआर नाम की मूवी भी आई है। अल्लूरी सीताराम राजू साहब ने 1922 के बाद जब आज के आंध्र प्रदेश में रंपा विद्रोह की शुरुआत की। रंपा बेसिकली एक ट्राइबल समूह था आंध्र प्रदेश के अंदर, और वो ब्रिटिश हुकूमत के सामने था। वो विद्रोह जनजातीय विद्रोह था, ट्राइबल रिवॉल्ट था। पर अल्लूरी सीताराम राजू ने विद्रोह के समय पे नारा दिया था, गांधी महाराज की जय, गांधी महाराज की जय। तो गांधी वॉज एबल टू इन्फ्लुएंस इवन द ट्राइबल कम्युनिटी, क्योंकि 1922 तक आते आते गांधी एक मास लीडर के रूप में निकल के आए थे। इंटरेस्टिंगली गांधी की अपील बहुत बड़ी थी। आप देखिए भारत की जो पॉवर्टी रिडन क्लासेस है, पॉवर्टी रिडन मतलब सॉलिड एकदम भूखमरे में जीने वाले लोग हैं, जिनके पास पहनने को कपड़ा नहीं था, वो लोग भी गांधी से प्रभावित थे, क्योंकि गांधी उनके जैसा ड्रेसिंग करते थे। 1920 की ये घटना है। गांधी एक टाइम के ऊपर मदुरई गए होते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के समय पे, और मदुरई जब वो पहुंचे तो बहुत ही गरीब घर के पास से वहां गुजरे, तो कहा कि आप खादी का कपड़ा क्यों नहीं पहनते हो? तो उन्होंने, सामने जो परिवार था, उन्होंने कहा कि भाई हमको खादी भी महंगी पड़ती है, वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड खादी एज वेल। तो गांधी उसके बाद अपने कपड़ों को भी त्याग देते। इसके लिए आप देखोगे 1920 के बाद गांधी लंगोट पहना करते थे, काइंड ऑफ अ धोती लंगोट, और अपने ऊपर एक शॉल ओढ़ लिया करते थे। तो गांधी का एक प्रभाव है।
इनफैक्ट गांधी वाज एबल टू मोबिलाइज सोशल रिफॉर्म्स इन द ट्राइबल कम्युनिटी। उनको मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की। ठक्कर बापा नाम के एक रिफॉर्मर थे, वल्लभ भाई पटेल को कहा कि आप बारडोली और गुजरात के जो ट्राइबल एरियाज है वहाँ पे जाके समाज सुधार के लिए नींव रखिए सर, ठीक है। गांधी की एक अपील आपको डिप्रेस क्लासेस के ऊपर भी दिखेगी। आप देखिए एक महाशय का फोटो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा जो गांधी जी के बाजू में है, अम्बेडकर साहब है। गांधी अम्बेडकर की एक लंबी डिबेट है, कभी इनके ऊपर भी एक अलग से वीडियो हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे। गांधी अम्बेडकर की डिबेट डिस्कशंस का मुख्य मुद्दा था अपलिफ्टमेंट, अनटचेबिलिटी को लेके। गांधी एक टाइम के ऊपर वर्ण प्रथा के समर्थक थे, बट गांधी जैसे-जैसे आगे निकल रहे थे, उनको ये समझ में आ रहा था कि जो भारत की हिंदू कम्युनिटी है, उसमें अनटचेबिलिटी बहुत बड़ा एक सिन के रूप में है। उसे हटाने की बहुत बड़ी आवश्यकता है सर, ठीक है? इसी का ही परिणाम था कि गांधी ने सोशल रिफॉर्म्स किए, हरिजन अपलिफ्टमेंट को लिए काम किया। अपने जब आश्रमों की स्थापना की गांधी के द्वारा, ये आश्रम में उन्होंने ये ध्यान रखा कि भई हम डिप्रेस्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने का काम करेंगे। इनफैक्ट इसी का ही परिणाम था कि जब उनको समझ में आ रहा था कि हिंदू सोसाइटी की यूनिटी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी बाय द ब्रिटिश अंडर दी रामसे मैकडॉनल्ड कम्युनल अवार्ड ऑफ 1932, तो गांधी आंबेडकर के साथ भी बैठ जाते और पूना पैक्ट कर देते हैं। पूना पैक्ट में आपने देखा होगा, तो इससे डिप्रेस क्लासेस का गांधी के प्रति जो आइडियोलॉजिकल कन्वर्शन है वो होना शुरू हो गया और उनको लग रहा था कि गांधी हमारे हितेच्छु है सर। और गांधी कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करते हैं, खैर आंबेडकर जितनी इम्पैक्ट नहीं करेंगे, बट एक तरह से जो जो फीलिंग थी कि भाई हमें निग्लेक्ट किया गया है बाय द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, वो कहीं ना कहीं गांधी के आगमन के कारण खत्म हो गई है सर, ठीक है। इसी कहानी में कैपिटलिस्ट वर्ग भी देखने को मिलेगा। कैपिटलिस्ट वर्ग भारत का एक ऐसा वर्ग है जो पूंजीपतियों का वर्ग हुआ करता था। मेरे पीछे आप इमेज देख पा रहे होंगे, तो एक है आपके जीडी बिरला साहब और दूसरे है जमनालाल बजाज सर, ठीक है। बिरला और बजाज ये दोनों के दोनों फाइनेंशियल ग्रुपिंग से जो पूंजीवादी ताकतों से बिलोंग करते हैं। अब देखिए, गांधी गरीबों के मसीहा थे। गांधी वाज कॉल्ड एज दी अ पर्सन हु वाज द मसीहा ऑफ द पुअर पीपल एंड द वर्कर पीपल एंड द पीजेंट पीपल, but he was almost friends or he had very good relations with the capitalist। पूंजीपति जो भारत में उस दौर के अंदर बिजनेस कर रहे थे ब्रिटिश राज के अंदर, उनको भी गांधी ने अपना साथी बना दिया था। ये देखने की बात है कि उनको लग रहा था कि गांधी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात ना कर दे, हमारी प्रॉपर्टी को कहीं ना कहीं नेशनलाइज करने की बात ना कर दे भविष्य के अंदर। इनफैक्ट बिरलास वर द वन जिन्होंने गांधी को घर भी दिया था। अगर आपको पता होगा, गांधी डिड नॉट हैड अ हाउस इन दिल्ली एंड इनफैक्ट इट वाज द बिरलास हु हैड गिवन हिम द हाउस कि आप यहाँ पे रुकिए, हम आपके लिए जो भी होगी वो सब परिस्थिति क्रिएट करेंगे। इनफैक्ट कांग्रेस में फंडिंग में भी ये कैपिटलिस्ट का बहुत बड़ा योगदान है। तो गांधी ऐसे ऐसे लोगों को जोड़ पाए हैं, शायद तक वो लोग नेशनल मूवमेंट में नहीं आ पाते। आते तो अपने अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए ज्यादा आते हैं सर, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांधी के आगमन के कारण मुस्लिम कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन बढ़ा है। वो चाहे खिलाफत हो या मुस्लिम इंटेलेक्चुअल क्लासेस की बात हम लोग करेंगे, वो सब भी एक मेन स्ट्रीम मूवमेंट में कहीं ना कहीं आए हैं और एक अच्छे खासे लीडर्स भी हमको देखने को मिलेंगे। तो भारत की आजादी का आंदोलन अगर आप समझने की कोशिश करिए, गांधी के आगमन के कारण बहुत ही प्रभावशाली हो गया। इनफैक्ट गांधी रजवाड़ों के अंदर से बिलोंग करते थे। गांधी की फैमिली अगर आपको पता होगी तो ही बिलोंग टू द पोरबंदर स्टेट। और गांधी जब पले बड़े हैं तो राजकोट में पले बड़े, राइट। इंटरेस्टिंगली गांधी ने 1939 में राजकोट स्टेट के नाम में भी सत्याग्रह किया था। 1938-1939 की ये बात है। तो ये दर्शाता है कि गांधी वॉज रेडी टू डू द सत्याग्रह, एंड दिस सत्याग्रह एक्चुअली वाइडेंड द नेशनल अपील ऑफ गांधी एंड created kind of a base। Ultimately गांधी was able to influence the revolutionaries। अब आप कहोगे कि गांधी और भगत सिंह की तो बनती नहीं थी साहब, आइडियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर से, क्योंकि गांधी की जो एक्शन है नॉन वायलेंट की, ट्रूथफुलनेस की, सत्याग्रह की, इन सब चीजों को लेके तो भगत सिंह और बाकी सारे क्रांतिकारी खफा थे। पर आप अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो भगत सिंह ने अपने जब आखिर का टाइम पीरियड था, उसमें ये चीज़ बहुत हाइलाइट करके लिखी है कि द पीरियड ऑफ इंडिविजुअल सैक्रिफाइस विल नॉट यील्ड द रिजल्ट, है ना। 1931 में जब भगत सिंह को फांसी के तख्ते के ऊपर लटकाया गया, उसके पहले की ये बात है। और भगत सिंह कहते हैं कि द यूथ शुड मूव टुवर्ड द मास मूवमेंट। ओके, इनडायरेक्टली वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं यूथ को मास मूवमेंट के ऊपर अपनी चैनल एनर्जी चैनलाइजेशन करनी चाहिए। खैर, भगत सिंह और गांधी के बीच में एक अलग ही आइडियोलॉजिकल डायमेंशन है, इनके ऊपर भी कभी आगे डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। पर गांधी वॉज एबल टू मोबिलाइज द यूथ, एंड ये यूथ कुछ क्रांतिकारी वर्ग में भी गया, पर इनमें से यही यूथ वापिस भी आया जो मेन स्ट्रीम मूवमेंट के ऊपर आया। इनडायरेक्टली एक मॉरल इन्फ्लुएंस क्रिएट करने की कोशिश की गांधी के द्वारा।
इन सब चीज़ों के कारण 1930 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, जहाँ नमक सत्याग्रह हो, जिसके कारण वी विल सी कि गांधी जी का प्रभाव रहा कि वो वाइसरॉय तक को बेसिकली पट्टी पढ़ा के आ गए। जो गांधी इरविन पैक्ट अगर आपने 1931 की देखी होगी जब सॉल्ट सत्याग्रह के बाद हुआ, ये सब कुछ बेसिकली कांग्रेस को एक नेशनल पार्टी के रूप में क्रिएट करवाता है। गांधी ना होते तो शायद तक वाइसरॉय के साथ इस प्रकार की बातें बहुत ही इम्पॉसिबल हुआ करती थी उस दौर में, क्योंकि ब्रिटिश जिस तरह से हमें कंटेम्प्ट के साथ ट्रीट कर रहे थे, दैट वाज वेरी मच टफ टू अंडरस्टैंड सर। ठीक है, तो इन परिस्थिति में गांधी हर बार नेशनल मूवमेंट में चैनलाइज करते हैं। इनफैक्ट 1942 की बात आप देख लीजिए, 1942 के अंदर जब क्विट इंडिया मूवमेंट करना था, गांधी ने डू और डाई का स्लोगन देते हुए कहा कि भाई करो या मरो, पर हमें अब अंग्रेजों को कहना पड़ेगा कि क्विट इंडिया है, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जापान आ जाएगा और भारत में विश्व युद्ध का पूरा एक मंच बन जाएगा। भारत पूरी तरह से विश्व युद्ध के अंदर धकेल दिया जाएगा और अननेसेसरी यहाँ ऑलरेडी क्राइसिस चल रही है बिकॉज ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये भी प्रॉब्लम होंगे सर। ठीक है, तो इन स्थिति में गांधी को बहुत लोगों ने जस्टिफाई किया, बहुत तरह से ग्लोरीफाई किया, बहुत अच्छी अच्छी बातें लकी। अब यहां से ही हम थोड़ा नेगेटिव देखने की कोशिश करते हैं। क्या गांधी सर्वगुण संपन्न थे? क्या गांधी सत्य, शिव और सुंदर थे सर? ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि सत्य, शिव और सुंदर या सर्वगुण संपन्न की जो हम आइडियोलॉजी लेके चले हैं, वो हर एक लीडर्स के अंदर कहीं ना कहीं आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिलती है। जैसे गांधी की एक क्रिटिसिज्म है कि उनकी मेथोडोलॉजी जो थी उतनी इफेक्टिव नहीं रही है। आप नॉन वायलेंस की बात कर दीजिए, आप अहिंसा की बात कर दीजिए, ट्रूथफुलनेस की बात कर दीजिए। गांधी वाज़ एट टाइम्स क्रिटिसाइज्ड। इंटरेस्टिंगली 1950s की ये बात है और ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली उस पीरियड में कलकत्ता आया था और वो उस टाइम पे तत्कालिक गवर्नर हाउस में रुका था और क्लेमेंट एटली को तब बंगाल के गवर्नर ने पूछा था चैटर्जी साहब ने कि मिस्टर एटली व्हाट वाज़ द रीज़न फॉर लिविंग इंडिया? क्लेमेंट एटली भारत की आज़ादी के 9 साल के बाद इंडिया आया था। ये 1956 की बात है, हमको आज़ादी 47 में मिल गई, राइट? तो एटली ने कहा कि इट वाज़ सुभाष चंद्र बोस एंड द इंडियन नेशनल आर्मी दैट लेड टू द म्यूटिनी इन द इंडियन आर्म फोर्सेस और उसके कारण हमें विथड्रॉ करना पड़ा। तो आप समझ सकते हो कि मिस्टर एटली खुद डिनाई करते हैं। इनफैक्ट गांधी की आलोचना बहुत जायज़ है, जहां अहिंसा के बेसिस के ऊपर से हमें लॉन्ग टर्म में ब्रिटेन ने स्वतंत्रता मिली, उसके पीछे बहुत लोगों का ना मानना भी है। एक तथ्य आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। इंटरेस्टिंगली गांधी छोटी-छोटी बात के ऊपर उपवास के ऊपर उतर जाते थे, पर उसका परिपक्वता क्या थी? व्हाट वाज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? तो वो नहीं हो पाया। गांधी इनफैक्ट एक टेक्निक यूज़ करते थे एसटीएस, स्ट्रगल टू स्ट्रगल की टेक्निक, जहां गांधी का ये मानना था कि आज आंदोलन करेंगे, फिर ब्रेक लेंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। इन सब के कारण डिमोरलाइजेशन बहुत हो रहा था। यूथ को लग रहा था कि हर बात के ऊपर ये ब्रेक लगा देते हैं, कभी-कभी इनडायरेक्टली विथड्रॉ कर देते हैं। चौरी चौरा नाम की जगह के ऊपर आपने अहिंसा का आधार बनाते हुए विथड्रॉ कर दिया आंदोलन को, क्योंकि आपको लग रहा था कि हिंसा हो गई और वी विल सी कि हमें अब आंदोलन नहीं करना चाहिए। पर वही गांधी 1942 के अंदर डू और डाई का नारा देते हुए क्विट इंडिया करवा रहे हैं। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरह का इनका अप्रोच है। बड़ा एम्बिगुअस आपको अप्रोच देखने को मिलता रहता है। तो गांधी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत लोगों ने कहा कि एक साइड के ऊपर तुम अहिंसा के समर्थक हो, दूसरी साइड के ऊपर कुछ आंदोलन ऐसे थे जहां आपके अंदर ही आपकी पेशेंस ही जवाब दे गई और आप लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे। इनफैक्ट क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पे 10,000 से ज़्यादा लोग मारे गए। कहीं न कहीं कांग्रेस के और बाकी सारे लीडर्स जो है उन सबों के द्वारा आंदोलन में पार्टिसिपेशन नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जेल में थे। मासेस जो फ्री हैंड में बेसिकली इंस्टिगेट हो गई थी, मोबिलाइज़ हो गई थी, उसमें डू और डाई जैसा नारा देके काफ़ी लोगों ने गांधी को क्रिटिसाइज़ किया कि ये नहीं होना चाहिए था। तो गांधी जी की आलोचना भी आपको मिलेगी। इतिहास के अंदर मार्क्सिस्ट हिस्टोग्राफी है, आरपी दत्त बेसिकली इंडिया टुडे नाम की बुक लिखते हैं, वो तो वहाँ तक बताते हैं कि गांधी ये जानबूझ के ब्रेक लगाते थे। कोई भी नेशनल मूवमेंट का अच्छा मुद्दा चल रहा है, उसको ब्रेक लगाने का उद्देश्य यही था कि वो अल्टीमेटली ब्रिटिश को साथ दे पाए एक तरह से सर, ठीक है? तो एक तरह से ब्रिटिश एजेंट के रूप में उनको हाइलाइट करने की कोशिश की गई इतिहास के अंदर। खैर, तो ऐसी सब बातें आपको मिलती है। इंटरेस्टिंगली गांधी की आलोचना कांग्रेस के सेंट्रिक भी मिलती है। आप देखिए, कांग्रेस की संस्था उन्होंने बनवाई, उन्होंने रीएस्टैब्लिश किया 1920 में, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस करवाने की बात की ही। उन्होंने कहा वर्किंग कमेटी बनाते हैं, प्रदेश कमेटियों की स्थापना करेंगे, एक पूरी बॉडी बनेगी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, डेली हम लोग मीट करते रहेंगे, मंथली, रेगुलरली, ईयरली अपडेट्स करते रहेंगे। यही गांधी सुभाष बोस को नहीं स्वीकार पाए। इनकी बोस के साथ मतभेद हुआ करते थे और मतभेद के चक्कर में वी विल कम टू नो कि 1927 में पहली बार बोस ने एक क्या कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस को लेके एक प्रपोजल तैयार किया था 1927 में, जब साइमन भारत में आने वाला था उसके पहले, पर गांधी ने उसको रिजेक्ट करवा दिया। बोले नो, अभी हम लोग को छोटा-मोटा आंदोलन करके चलाना है, अभी नहीं करना है। वो छोड़ दीजिए, 1939 में गांधी और बोस के बीच में एक और संघर्ष हुई त्रिपुरी के अंदर, जहाँ गांधी के नुमाइंदे, गांधी के ही रिप्रेजेंटेटिव थे पट्टभी सीतारामैया को डिफीट
क्विट कर दिया जाता है सुभाष बोस के द्वारा और सुभाष बोस को फिर कंपेल किया जाता है कि आप रिजाइन कर दीजिए। तो आप देखने की कोशिश करोगे तो गांधी की एक आलोचना ये भी है कि भाई आपने आके स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस को हथिया लिया था एक तरह से और कांग्रेस को रिमोट कंट्रोल के रूप में चला रहे थे। तो इसको लेके जो फिरोज शाह मेहता का एक न्यूज़पेपर आया करता था, हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, उस दौर के अंदर भी इन्होंने इसकी क्रिटिसिज्म की थी कि भाई देखो ये नहीं होना चाहिए था, राइट, ओके। तो वी विल फाइंड कि गांधी जी की आलोचना है, बहुत मुद्दे के ऊपर आलोचना है। इनफैक्ट खलीफा जैसा मुद्दा जब गांधी ने उठाया खिलाफत मुद्दे के रूप में, ये खिलाफत मूवमेंट में भी गांधी जी की आलोचना हुई। क्यों हुई? क्योंकि खिलाफत का मुद्दा कहाँ भारत के साथ लेना देना था, राइट। आप समझने की कोशिश करिए, खिलाफत वाज अ मूवमेंट जहां तुर्की के राजा को हटाया गया था, उसमें भारतीय राष्ट्रवाद और भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन का कहाँ उसका सीधा सीधा जुड़ाव है, राइट। तो गांधी की यहाँ पे भी आपको आलोचना देखने को मिलती है। इनफैक्ट गांधी की एक बहुत बड़ी आलोचना ये हुई कि आफ्टर खिलाफत द मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेट इन लार्ज नंबर्स। कम्युनलाइजेशन चलता रहा, सेपरेटिज्म की फीलिंग आती रही, वो मासिस को कंसोलिडेट नहीं कर पाए। इंटरेस्टिंगली जो अलगाववाद की भावना थी और जो मुस्लिम लीडरशिप है, वो लीडरशिप कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो एक अलग तरह से अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करती है। मेरे पीछे आपको जिन्ना का इमेज देखने को मिलेगा। जिन्ना की इमेज बेसिकली ये प्रासंगिकता दर्शाती है, ये दर्शा रही है कि भाई गांधी मूल तह से जो इम्पैक्ट कर पाएँगे मुस्लिम कम्युनिटी को, वो कहीं न कहीं एलियनेट हो गई है। सादी भाषा में कंक्लूज़न के अंदर जब किसी ने पूछा, क्या आज़ादी गांधी के बिना संभव थी? तो देखिए याद रखना कि पार्टी या फ्रीडम वाज़ इनेविटेबल। फ्रीडम वाज़ इनेविटेबल का मतलब ये है कि डीकोलोनाइज़ेशन तो होना ही था, आज नहीं तो कल होना था। इनफैक्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर प्लेज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डीकोलोनाइज़ेशन ऑफ द नेशंस, राइट? भारत को अंग्रेज़ों ने छोड़ा है जिस तरह से, उसमें दूसरे विश्व युद्ध आर्थिक जो कारण थे, इकोनॉमिक रीजंस थे कॉलोनीज़ को मेंटेन करने के पीछे, ये भी बहुत बड़ी सोची-समझी एक साजिश के रूप में था। इनफैक्ट गांधी अगर नहीं होते तो भी स्वतंत्रता मिलती, उसमें ना नहीं है सर, ठीक है? इंडियन इंडिपेंडेंस और इंडिया वुड हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस विदाउट गांधी। बट देन द प्रॉब्लम वुड हैव अचीव्ड इज़ इन व्हाट सेंस? इंडिया आज एक यूनिफाइड फॉर्म में होता, ना होता, एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देखिए जब बँटवारा हुआ, जब पार्टीशन हुआ, उसको लेके भी बहुत सारे मुद्दे उठे। इनफैक्ट बँटवारे के समय पे भी गांधी ही थे जो हिंदू मुस्लिम के राइट्स को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और ये नावखली नाम की जगह है बंगाल में, नोआखली, वहाँ हड़ताल के ऊपर उतर गए थे, जिनके कारण फास्टिंग की ही एक इम्पैक्ट पड़ी, जहाँ हिंदू और मुसलमान जो राइटिंग कर रहे थे, खास करके वहाँ हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में दंगे हो रहे थे, उसको उन्होंने रुकवाए सर, ठीक है? तो उनकी प्रभाव थी। मूलतः से सवाल ये आता है कि भारत की स्वतंत्रता तो होती, पर भारत शायद ज़्यादा टुकड़ों में बँट जाता, हो सकता है, माइट बी अ पॉसिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है कि भारत में ब्लडशेड बहुत होता, बहुत ही वायलेंट वे में भारत में क्रांति होती, स्वतंत्रता संग्राम के रूप में। थ्रू आउट नेशनल मूवमेंट जिस तरह से शांतिप्रिय रूप से पावर ट्रांसफर हुआ है, वो शायद ना होता सर, ठीक है? क्योंकि गांधी का प्रभाव था। गांधी के प्रभाव के कारण सरकार भी सुनने के लिए थोड़ी बहुत तैयार थी और हमारे तरफ से देखोगे तो भारत की जनता भी सुनने के लिए तैयार थी। भारत के अलग-अलग वर्ग जो थे उनके ऊपर गांधी एक एक्लिप्स के रूप में छा गए थे। इनकी प्रभावशाली लीडरशिप आपको कोई भी लीडर की इतनी नहीं मिलेगी जितनी गांधी की हुआ करती थी। तो भारत के अलग-अलग विस्तारों में सेपरेट क्लासेस हुआ करते थे, रीजन्स हुआ करते थे, भाषा बोलने वाले लोग थे, इन सबों में गांधी का पूरा एक तरह से प्रभाव रहा है। अगर गांधी नहीं होते तो ये सब रीजन शायद इंटीग्रेशन में बहुत प्रॉब्लम होता। अगर गांधी नहीं होते तो इनकी पार्टिसिपेशन में प्रॉब्लम होता। अगर गांधी नहीं होते तो हो सकता है कि भारत की राष्ट्रवादी आंदोलन चलती तो शुरू से, क्रांतिकारियों का प्रभाव भी ज़्यादा रहता, ब्लडशेड भी ज़्यादा रहता और ग्रुपिंग्स पावर के लिए फाइट करते रहते, जो मूलतः से सिविल वॉर में चला जाता है। आप देखिए लीडरशिप का अभाव होना ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट और ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस मूवमेंट एंड आफ्टर you achieve independence, what happens in Africa, what happens in our neighboring states, हमारे साथ जो जो स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए हैं, जिनको ट्रांसफर ऑफ पावर मिला, वहाँ एक सेंट्रल अथॉरिटी और सेंट्रल फिगर नहीं थी ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, तो वो सब आज की तारीख में भी फ्रेगमेंटेड कंडीशन में है। तो ये जो स्थिति है वो पूरी तरह से इनफैक्ट है ना बदल गई गांधी के आगमन के कारण। इंटरेस्टिंगली भारत की स्वतंत्रता को लेके भी एक बहुत बड़ा डाउट है। कुछ लोगों का मानना है कि गांधी के आगमन के कारण भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली। कुछ लोगों का ये मानना है कि गांधी की जो एंट्री थी उसके कारण हमारी
इंडिपेंडेंस जो है वो डिले हो गई। डिले होने का मतलब ये है कि गांधी अगर नहीं होते तो भारत को स्वतंत्रता जल्दी मिल जाती। गांधी थे इसके लिए डिले हो गई सर, ठीक है। 1947 वुड नॉट हैव बीन द ईयर। कुछ लोगों का मानना है कि 1940s में ही हमको इंडिपेंडेंस मिल जाती, ब्रिटेन हमको छोड़ के चला जाता। कुछ लोगों का ये मानना है कि ये तो भाई 1960 1970 तक चलता रहता है, जैसे अफ्रीका में चला है और भी कॉलोनीज के अंदर आपको देखने को मिलता है, पर ये गांधी थे इसके लिए 47 में ये कंक्लूड हो पाया। तो इसको लेके अलग सी डिबेट है, देयर इज अ सेपरेट डिबेट इन हिस्ट्री कि क्या गांधी के कारण 1947 में मिला है या वर्ल्ड वॉर और बाकी सारे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल थे। बट खैर इट्स एन ओपन एंडेड टॉपिक। इंडिया वुड हैव अचीव्ड इंडिपेंडेंस बट इन व्हाट फॉर्म, व्हाट शेप, व्हाट कंडीशन, हाउ द मासेस वर रिकंसाइलिंग विद ईच अदर, वो एक बहुत बड़ा सवाल बेसिकली यहाँ पे इस डिस्कशन के ऊपर से निकल के आता है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से एक और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। यहाँ से आपको यूपीएससी के द्वारा सवाल पूछा गया था, वो यही था कि व्हाट वुड हैव बीन द कोर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हैड इट नॉट बीन द प्रेजेंस ऑफ गांधी। तो स्वतंत्रता तो मिलती, पर कैसे मिलती और गांधी का जो इम्पैक्ट है वो किस तरह से रहता, उसके ऊपर हमने ये सेशन कवर करने की कोशिश की है। इस क्लास की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक के अंदर मिल जाएंगी। अगर आप ये पीपीटी पीडीएफ देखना चाहते हो तो आप इसको पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकते हो इसी के अंदर से, एंड इट विल हेल्प यू इन द ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग। बड़ा थीमेटिक टॉपिक है। अगर आप यूपीएससी में थीमेटिक बेसिस के ऊपर और बहुत ही फैक्चुअली कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे हो हिस्ट्री को, तो जुड़िए हमारे साथ ऑन अनअकैडमी। PN लाइव कोड यूज करना, ये हमारा मैक्सिमम डिस्काउंट कोड है और अभी आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए। पूरा फाउंडेशन की तैयारी हम कराएंगे, ऑप्शनल भी मैं करवाता हूँ। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप सभी को वेलकम है। आज यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ, एक और इंटरेस्टिंग सेशन के साथ वापस मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।